नमस्ते। आज हम थोड़ा समय पीछे चलते हैं, मतलब न्यूटन से भी सदियों पहले प्राचीन भारत में। हाँ, जहां हम बात करेंगे आचार्य कणाद की। बिल्कुल। एक ऐसे ऋषि, एक विचारक जिन्होंने गति यानी मोशन को लेकर कुछ कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें कही थी। अक्सर हम सोचते हैं कि गति के नियम मतलब न्यूटन। हाँ, वही सेब गिरने वाली कहानी। पर क्या इन विचारों की जड़ें या कम से कम गूंज हमें प्राचीन भारत में भी मिल सकती हैं? बिल्कुल मिल सकती हैं। और देखिए, हमारी आज की चर्चा का आधार भी वही है। एक दस्तावेज है, लॉज ऑफ मोशन इंडियन थीम, पीडीएफ। इसमें आचार्य कणाद की को प्रसिद्ध रचना है वैशेषिक सूत्र, उसके महत्वपूर्ण अंश है। वैशेषिक सूत्र, ये नाम सुना है। ये सिर्फ उनकी किताब नहीं, वो शायद एक पूरा दर्शन है। हाँ बिल्कुल, ये वैशेषिक दर्शन का मूल ग्रंथ है और ये कमाल का है। इसमें सृष्टि को परमाणुओं मतलब अणुओं से बना हुआ माना गया है और पदार्थ, गति, इनके स्वभाव पर बहुत गहराई से विचार किया गया है। अच्छा, तो आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि कणाद ने गति, बल और जिसे हम आज इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व, उसके बारे में क्या कहा। और ये भी देखेंगे कि उनके ये सिद्धांत, जो शायद अवलोकन और तर्क पर ज्यादा आधारित थे, वो आज की फिजिक्स के नियमों से कितने मिलते हैं या शायद कुछ अलग नजरिया देते हैं। हाँ, यही बात तो इसे खास बनाती है ना? कि बिना आज के साधनों के, बिना गणितीय समीकरणों के, सिर्फ देखकर, सोचकर प्रकृति के नियमों को कैसे समझा गया। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं आचार्य कणाद और उनके योगदान से। आचार्य कणाद, भारतीय दर्शन और विज्ञान के इतिहास में एक बड़ा नाम। आपने बताया कि उनका ग्रंथ वैशेषिक सूत्र परमाणु सिद्धांत की बात करता है कि हर चीज बहुत छोटे कणों से बनी है। पर आज के लिए गति वाला विचार ज्यादा अहम है। हाँ, और वैशेषिक सूत्र में जो सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार है, वो है किसी वस्तु की अवस्था के बारे में। कणाद ने कहा कि कोई भी वस्तु या तो स्थिर रहती है या एक समान गति से चलती रहती है। जब तक भाषा में बल या फोर्स कहते हैं। हरी, अब ये तो बिल्कुल न्यूटन के पहले नियम जैसा लग रहा है। है ना? और सोचिए, ये बात न्यूटन से लगभग 2000 साल पहले कही गई थी। कमाल है। अच्छा, तो दस्तावेज ये भी कहता है कि कणाद ने सिर्फ स्थिर या गतिशील अवस्था की बात नहीं की, बल्कि चीजों के गिरने, टकराने, गति और बल के बीच क्या रिश्ता है, इसे भी समझने की कोशिश की। हाँ बिल्कुल। इसीलिए ये कहना जरूरी है कि भारत में गति के नियमों की जो वैचारिक नींव है, भले ही वो गणितीय रूप में न हो, पर दार्शनिक और तार्किक रूप से आचार्य कणाद ने बहुत पहले रख दी थी। ये शायद फिजिक्स को देखने का एक अलग, ज्यादा गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव तरीका था। हाँ, कह सकते हैं। तो चलिए उनके पहले सिद्धांत पर थोड़ी और बात करते हैं, जिसे हम जड़त्व या इनर्शिया करते हैं। वैशेषिक सूत्र में ये कैसे समझाया गया है? देखिए, कणाद के अनुसार वस्तु का जो स्वाभाविक गुण है, वो है अपनी मौजूदा हालत को बनाए रखना, चाहे वो रुकी हुई हो या एक सीधी रेखा में एक जैसी गति से चल रही हो। अच्छा। वैशेषिक सूत्र में एक सूत्र आता है, वेगः निमित्त विशेषात कर्मणो जायते। इसका भावार्थ कुछ ऐसा है कि गति यानी वेग किसी विशेष कारण यानी निमित्त से जो कर्म या क्रिया होती है उससे पैदा होती है। मतलब बिना किसी बाहरी कारण के या संयोग यानी टकराव या विभाग यानी अलगाव के वस्तु अपनी स्थिति नहीं बदलती। यानी कि वस्तु अपने आप से अपनी हालत नहीं बदलती, उसे बदलने के लिए कोई बाहरी धक्का या खिंचाव चाहिए। हाँ, यही तो जड़त्व है, अपनी अवस्था में बदलाव का विरोध करने की प्रवृत्ति। पर क्या ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल बात थी या उन्होंने इसके उदाहरण भी देखे होंगे अपने आसपास? नहीं नहीं, ये निश्चित रूप से अवलोकन पर आधारित था। देखिए, हमारे स्रोत में भी कुछ उदाहरण है। जैसे सोचिए, जमीन पर एक गेंद रखी है, वो तब तक वहीं रहेगी जब तक वे इसे ठोकर न मारे। ये हुआ स्थिरता का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, वो तो हम रोज महसूस करते हैं। जैसे हम चलती बस में बैठे हैं और अचानक ब्रेक लगे। हाँ, तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। हाँ, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारा शरीर बस के साथ चल रहा था और वो उसी गति में रहना चाहता है, भले ही बस रुक गई हो। हमारा शरीर उस बदलाव का विरोध करता है और इसलिए हम आगे झुकते हैं। अच्छा, तो कणाद का सिद्धांत इसी नेचुरल टेंडेंसी की बात कर रहा था। बिल्कुल। एक और उदाहरण ले, हवा में आपने गेंद फेंकी, वो तब तक आगे जाती रहती है जब तक गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे ना खींचे
और हवा का प्रतिरोध उसे धीमा ना कर दे। अगर ये बाहरी बल न हो तो सिद्धांतया वो चलती ही रहेगी। तो ये साफ है कि कणाद ने जड़त्व के कॉन्सेप्ट को न सिर्फ महसूस किया था, बल्कि उसे एक जनरल प्रिंसिपल की तरह बताया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये दिखाता है कि बिना जटिल गणित के भी सिर्फ अवलोकन और तर्क से भौतिकी के मूल सिद्धांतों की गहरी समझ बनाई जा सकती थी। ठीक है, तो अगर पहला नियम ये बताता है कि चीजें अपनी अवस्था क्यों बनाए रखती हैं, तो अगला सवाल है कि उनकी अवस्था बदलती कैसे है और कितनी बदलती है। यहीं पर शायद कणाद का दूसरा सिद्धांत आता है। हाँ बिल्कुल, कणाद का दूसरा नियम इसी बदलाव के बारे में है। दस्तावेज के हिसाब से उनका विचार था कि किसी वस्तु की गति में जो परिवर्तन आता है वो उस पर लगाए गए प्रयत्न या अभिघात, जिसे हम आज बल कह सकते हैं, उसके समानुपाती होता है। अच्छा, मतलब जितना बल उतना परिवर्तन। हाँ, और वस्तु के गुरुत्व, जिसे हम आज के मास या द्रव्यमान से जोड़ सकते हैं, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अरे ये तो Fs = ma, बल = द्रव्यमान × त्वरण के पीछे का मूल विचार है। यानी ज्यादा बल लगाओ तो गति में ज्यादा बदलाव, त्वरण होगा, और अगर वस्तु भारी है, ज्यादा द्रव्यमान, तो उसी बल से कम बदलाव होगा। हाँ, आप सही समझ रहे हैं। लेकिन क्या कणाद ने इसे ठीक वैसे ही समझा था जैसे न्यूटन ने, मतलब गणितीय रूप में, या इसमें कोई दार्शनिक अंतर था? ये अच्छा सवाल है। देखिए, न्यूटन का नियम मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है। वो एकदम सटीक गणना करने देता है। कणाद का जो सूत्रीकरण लगता है वो ज्यादा वैचारिक या गुणात्मक, क्वालिटेटिव है। वो बल, द्रव्यमान और गति परिवर्तन के बीच एक संबंध बता रहा है। उन्होंने शायद इसे गणितीय समीकरण में नहीं बांधा, पर वो संबंध समझ गए थे। यहाँ बल वो बाहरी चीज है जो अवस्था बदलती है, और त्वरण गति में प्रति यूनिट समय होने वाला बदलाव है। इसे समझने के लिए कोई आसान उदाहरण? जैसे मान लीजिए हमें एक हल्की साइकिल को धक्का देना है और एक भारी मोटर बाइक को। हाँ, तो जाहिर है मोटर बाइक को उतनी तेजी से चलाने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। एकदम सही। क्योंकि मोटर बाइक का द्रव्यमान, उसका मास ज्यादा है, तो समान त्वरण पैदा करने के लिए ज्यादा बल चाहिए। या सोचिए, आप क्रिकेट की गेंद फेंक रहे हैं। ठीक है। जितनी ज्यादा ताकत से आप हाथ घुमाएंगे, मतलब जितना ज्यादा बल लगाएंगे, गेंद उतनी ही तेज गति से जाएगी, मतलब उसका त्वरण उतना ही ज्यादा होगा। हाँ, ये उदाहरण बल और त्वरण के सीधे संबंध को और द्रव्यमान के उल्टे संबंध को बिल्कुल साफ करते हैं। तो कणाद ने गति के बदलने के कैसे और कितना वाले पहलू पर भी सोचा था। हाँ, और ये समझना कि बल ही गति में बदलाव लाता है और ये बदलाव वस्तु के वजन, मतलब द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये तो भौतिकी की नींव का पत्थर है। ठीक है, तो पहले नियम ने बताया अवस्था क्यों बनी रहती है, दूसरे ने बताया अवस्था कैसे बदलती है। अब बल की बात हो रही है, तो क्या बल अकेले काम करता है? हाँ, या इसका कोई और पहलू भी है? यहाँ पर शायद कणाद का तीसरा नियम आता है। सही पकड़ा आपने। कणाद का तीसरा नियम बल के एक और बहुत ही बुनियादी पहलू पर रोशनी डालता है। वैशेषिक सूत्र में क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन की अवधारणाओं का जिक्र मिलता है। अच्छा, हल्ला विचार ये है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, ये हुई क्रिया या एक्शन, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही और विपरीत दिशा में बल लगाती है, ये हुई प्रतिक्रिया या रिएक्शन। यानी कि हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। हाँ, ये तो फिर से न्यूटन के तीसरे नियम जैसा है। हाँ, ये सोचना कितना क्रांतिकारी रहा होगा उस समय, हाँ, बिना किसी आधुनिक उपकरण के। हाँ, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति में कोई गहरी सिमेट्री है, कोई संतुलन है, हाँ, जिसे उन्होंने पहचान लिया था। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि बल कभी अकेला नहीं होता, वो हमेशा जोड़े में आता है। आप किसी चीज को धक्का देते हैं तो वो चीज भी आपको वापस धक्का देती है। इसके उदाहरण तो हमारे चारों तरफ हैं। जैसे जब हम चलते हैं, हाँ, हम अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हैं, और जमीन हमें आगे धकेलती है। सही, यही जमीन की प्रतिक्रिया है जो हमें चलने में मदद करती है। अगर ये रिएक्शन ना हो तो हम शायद बर्फ पर फिसलने जैसा महसूस करें। हाँ, सही कहा। एक और उदाहरण देखिए, रॉकेट का उड़ना। रॉकेट तेजी से गैसों को नीचे की तरफ फेंकता है, ये क्रिया हुई, और ये गैसें रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेलती हैं, ये प्रतिक्रिया हुई। या फिर नाव चलाते समय चप्पू से पानी को पीछे धकेलना क्रिया है और नाव का आगे बढ़ना प्रतिक्रिया।
अरे वाह, ये तो हर जगह काम कर रहा है। हाँ, और ये उदाहरण दिखाते हैं कि कणाद और वैशेषिक दर्शन ने न केवल वस्तुओं की अवस्था और उसके बदलने को समझा, बल्कि बलों के आपसी इंटरेक्शन के इस नियम को भी पहचाना था। अच्छा, हमारे स्रोत दस्तावेज में इन नियमों पर आधारित कुछ संख्यात्मक प्रश्नों का भी जिक्र है, हाँ। जैसे F=ma का उपयोग करके गणना वगैरह। हालांकि कणाद ने शायद खुद ये गणनाएं नहीं की होंगी, पर इन सवालों का होना क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बाद में लोगों ने इन वैचारिक सिद्धांतों में एक क्वांटिटेटिव पोटेंशियल देखा। मतलब ये समझा कि ये सिर्फ दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि इनसे भौतिक दुनिया की घटनाओं का विश्लेषण किया जा सकता है, शायद भविष्यवाणी भी की जा सकती है। इनमें वो क्षमता थी जिसे बाद में विकसित किया गया। ये सिद्धांत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का आधार बन सकते थे। तो संक्षेप में कहें तो आचार्य कणाद ने अपने वैशेषिक सूत्र के जरिए न्यूटन से सदियों पहले जड़त्व यानी इनर्शिया, बल द्रव्यमान त्वरण का संबंध यानी फोर्स मास एक्सेलरेशन रिलेशनशिप जी। और क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शन के जो मूल सिद्धांत हैं, उनकी एक वैचारिक रूपरेखा तैयार कर दी थी। ये वास्तव में बहुत प्रभावशाली है, और ये सिद्धांत सिर्फ ऐतिहासिक महत्व के नहीं हैं, ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हमारे रोजमर्रा के अनुभव, चाहे वो गाड़ी में लगने वाला झटका हो, गेंद का लुढ़कना हो या हमारा चलना फिरना, सब इन्हीं नियमों से चलते हैं। हाँ, ये प्रकृति के शाश्वत नियम हैं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे बिना आज की तकनीक, बिना गणितीय साधनों के, सिर्फ गहरी सोच, अवलोकन और तर्क के बल पर इतनी सटीक समझ विकसित की जा सकती थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ज्ञान एक बड़े दार्शनिक ढांचे का हिस्सा था। वैशेषिक दर्शन, जो ब्रह्मांड की प्रकृति, पदार्थ के सबसे छोटे कण यानी परमाणुओं और उनके व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहा था। ये विज्ञान और दर्शन के गहरे जुड़ाव को भी दिखाता है। बिल्कुल। तो इस चर्चा के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जब कणाद जैसे प्राचीन विचारक, जिनके पास शायद सीमित साधन थे, सिर्फ अपने अवलोकन और तर्क शक्ति से भौतिक दुनिया के बारे में इतनी गहरी और स्थायी समझ विकसित कर सकते थे, तो प्राचीन ज्ञान के और किन-किन क्षेत्रों में, चाहे वो चिकित्सा हो, खगोल विज्ञान हो या मानव व्यवहार, ऐसी अनदेखी बुद्धिमत्ता छिपी हो सकती है जो आज भी हमारी समझ को और बेहतर बना सकती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। किन विचारों को हमने आधुनिकता की दौड़ में शायद पीछे छोड़ दिया है, जिन्हें फिर से देखने और समझने की जरूरत है।